Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 5 part newspaper. इस्पात क्षेत्र में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की। हरियाणा के हिसार जिले में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने स्टील क्षेत्र में जो हरित हाइड्रोजन परियोजना है उसका उद्घाटन किया है, जिसे JSL ने के सहयोग से लगाया जाएगा। इसमें कार्बन उत्सर्जन का जो 2700 टन प्रतिवर्ष की कटौती करने के उपलक्ष्य से इसको लगाया गया, ताकि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हरित हाइड्रोजन इकाई के अंदर जो जलाशय में तैरते हुए सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे वाष्पीकरण को कम करने में मदद मिलेगी। परमाणु संयंत्र में नई इकाई का काम देखने प्रधानमंत्री ने तो स्वदेश निर्मित 500 मेगावाट इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में कार्य चल रहा है, जिसके ऊपर कोर लैंडिंग शुरू की गई है। इसमें जो बिजली की खपत से अधिक बिजली पैदा की जाएगी, ताकि जो परमाणु अपशिष्ट का यूज किया जा रहा है वो है यूरेनियम 238, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। भारतीय नाभिक के विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। PFBR ने शुरू किया था यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे ईंधन के रूप में। इसमें अगर हम अदर इंस्टीट्यूट की बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र शामिल है। कल्पमेदा, किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की पूजा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक तर्क को वह विश्वास न हो जाए कि है पूजनीय है। वालतेयर। ऐड प्रेरणा, आप क्या ऐड करोगे इसमें? मानसी, आप ऐड करोगे इसमें कुछ? नहीं दिव्या, आप बता दो कैसे क्या कर सकते हैं इसको। ये है कि किसी भी चीज पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ बोला, बुद्धि का बलिदान कर कर विनम्र बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर किसी चीज की पूजा कर रहे हैं तो हमारे पास उस चीज का तर्क भी होना चाहिए कि ये लॉजिकली रीजनली देखा जाए तो इस तरह से वो चीज सही है। ये नहीं है कि आंखें बंद कर कर उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे स्कूल में हमें रिपोर्ट कार्ड्स मिलते थे, तो रिपोर्ट कार्ड्स के और इनहेंस किया गया है। तो उसके लिए परख परख में 3 एलिमेंट्स होंगे। तो उस रिपोर्ट कार्ड में इट वुड बी इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक, आपके पेरेंट्स का फीडबैक होगा, आपके क्लासमेट्स का भी फीडबैक होगा, और आप खुद भी सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो अपना पूरा ओवरऑल प्रोग्रेस या आपको क्या लगता है। तो एक तरीके से ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड है जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग अपॉन कि आपका स्कोर्स और टीचर्स की तरफ से जो फीडबैक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन, एंड इट इज गोइंग टू बी इवैल्यूएशन इज गोइंग टू बी लर्नर सेंट्रिक। तो दैट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो रोल ऑफ पेरेंट्स है, क्लासमेट्स है, सेल्फ इवैल्यूएटरी रोल इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे परख इज द नेम, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, foundational stage पे preparatory stage, at every stage it is being introduced. So it is going to aid academic performance तो होती है जैसे अभी हम देखते हैं, along with that cognitive skills, socio emotional abilities, and also it is going to aid your creativity. These are the keywords. And उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है वो भी देखा जा सकता है, क्योंकि रिसेंट में देखने के लिए मिला है कि वो काफी ज्यादा इस तरह का हो गया है कि लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी लेके जा रहे हैं कि आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। तो उस तरह की मेंटेलिटी डेवलप ना हो बच्चों के अंदर। अगर हो रही है तो उसके रीजन क्या है, उन चीजों को भी कवर कर सकते हैं अगर बात की जाएगी, उनको समझा जाएगा। right. तो यहाँ पे वी आर सीइंग दी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज ऑफिशियल्स जो हैं प्रमोशन टीले पे दे आर स्टेजिंग प्रोटेस्ट, बोल रहे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा अगर जो डिसीजन है दैट इज नॉट एक्सपेडाइटेड। एंड कमेटी बनाई गई थी इन 2022 so as to look into the things, and it is headed by the officials of Department of Personnel and Training. So यहाँ पे यही इशू है।
We can just move forward. Promotion dealing. ना दो स्टेट्स में हमें देखने को मिल रहा है, एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में। जैसे मिनिमम इनकम स्कीम हम बोलते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, तो वुमेन के लिए ₹1000 दिल्ली में अबव द एज ऑफ 18 एंड हिमाचल प्रदेश में 1500 मंथली एड प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्टली एंड द डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द वुमेन। सो इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, मल्टीफेसेटेड हैं। वी कैन से कि एक तरीके से जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर है वो वुमेन को और स्ट्रेंथन कर सकता है, फाइनेंशियल डिसीजंस में भी, इकोनॉमिक डिसीजंस में भी, एंड इवन इफ शी वांट्स टू ट्रैवल। और इसके थ्रू वी कैन से कि सेविंग्स भी कहीं ना कहीं और इंक्रीज हो सकती है। तो और ये कहीं ना कहीं आपका जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, जो आप प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी जो बोलते हैं, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो चैलेंज हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी का। तो जो फूड ईटिंग हैबिट्स हैं, कौन सा बेटर है, क्या खरीदना चाहिए, तो विद दिस ये एक हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथनिंग रोल प्ले करेगा। But what about the fiscal deficit and the हाँ skill जी, मतलब creation? इसमें यही बोलते हैं कि जैसे मिनिमम इनकम स्कीम है तो इट इज अ काइंड ऑफ अ डिलेमा, या तो आप इसी चीज के ऊपर रिलाई करो और जो बाकी स्कीम्स है फिर आपको उसमें कहीं ना कहीं यू विल हैव टू कट डाउन ऑन दैट। तो दैट इज द डिबेट। तो यहाँ पे इट इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। अब दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिबेट कि वुमेन के अकाउंट में तो ट्रांसफर होगा, बट हाउ दैट इज एन अश्योरेंस कि वुमेन इज ओनली गोइंग टू यूज दैट अमाउंट। Next, we are seeing next, Divya. Ashik, you can take this up. SC ends immunity for legislator taking bribes. 7 judge bench, मतलब constitutional bench, more than 5 judge. It said on Monday that parliamentary privileges and immunity will not protect the legislature who take bribes to vote or speak in parliament. तो इसमें देखा जाता है कि जो privilege है under Article 105, it will not be supportive of the legislature because they are indulging into unethical practices. The legislature will face criminal prosecution whether or not he makes a speech or votes in favor of the bribe giver. Simply, this is example of a reform in the parliamentary process. और जब बात होता है criminalization of politics, फिर और दूसरा बात होता है कि डिफेक्शन लॉ सब में अप्लाई हो सकता है. SC एंड इम्यूनिटी टू GMM से रिलेटेड था ये. 25 years. कंटिन्यू. नेक्स्ट वन. इसमें बात हुआ कि 105 आर्टिकल जो है, नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. सो बड़ा करो. No member of the parliament shall be liable to any proceeding in the court in respect of anything said by him or any vote given by him in the parliament or in committee. लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट का था, इट इज स्लाइटली डिफरेंट. और इट हैज हेल्ड दैट अगर आप वोट देते हैं, और यू हैव एक्सेप्टेड द ब्राइब एज पर हिज कंसाइंस, तो उसके बाद एक तरह से बोला जा सकता है कि गिफ्ट का एग्जाम्पल दे सकता है. मनी कैन बी इक्विवेलेंट टू द गिफ्ट. तो आपका जो प्रिविलेज है, इट विल बी नल एंड वॉइड. सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी 105 बात होता है एमपी के हिसाब से, 194 बात होता है स्टेट असेंबली में एमएलए की प्रिविलेजेस. कि 105 और 194
4 का जो क्लॉज 2 है वो इसलिए है कि वो कुछ बोलते हैं या फिर इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है, वो हाँ इसलिए नहीं कि वो एमपी और उसके लिए मतलब करप्शन के लिए उन्हें चार्जेस लगेगा। और ये दोनों आर्टिकल सदन को बचाने के लिए, ना कि पर्टिकुलर जो भी एमपी या एमएलए कहीं से भी लड़कर आ रहा है उनके लिए, वे पूरे सदन के लिए है। तो इसलिए उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा दल के उस पे 2012 में जो केस हुआ था उसके रिगार्डिंग 1998 में जो केस था उसमें 5 जज बेंच ने दिया था, उसकी वर्डिक्ट को चेंज किया है। नीचे का थोड़ा हाँ interpreting the laws on the privileges of MPs and MLA. The court cited reason to interpret privilege in such a way that it fits the larger ideal of constitution. पहला है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, फॉर एग्जांपल कलेक्टिबिलिटी, कि पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि कंटेम्प्ट इशू कर सकते हैं और इट कंडक्ट्स इट्स ओन अफेयर। सेकंड इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट इज रिलेटेड टू द एथिकल स्टैंडर्ड और जो उनका कंडक्ट है बाय द इंडिविजुअल एमपीज। और कलेक्टिविटी होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हो गया या फिर गवर्नमेंट हो गया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो द कोर्ट हैव cited the necessity test. The member to exercise the privilege must be such that without they then could not discharge their function. उनके पास राइट टू फ्री स्पीच है। करप्शन एंड ब्राइबरी ऑफ मेंबर erode the foundation of Indian parliamentary democracy or will deprive the citizen of a responsive representative democracy। इसलिए बोला गया है कि अगर there is accepting of bribe, it will amount to violation of right to equality and Article 14 of the Indian Constitution, क्योंकि आप एक तरह से प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हो फॉर द एमपी, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर पब्लिक सर्वेंट। और जो कॉमन सिटीजन के बीच में जो डिफरेंसेस है विद रिगार्डिंग टू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वो डिफरेंट हो जाएगा। तो राइट टू इक्वालिटी जो होगा वो हैम्पर होगा, वॉलेट होगा। इसके कारण इट हैज सेड दैट जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपके ऊपर लगेगा वो नहीं लगेगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर आप ब्राइबरी लिए, क्योंकि आप कुछ भी बोल रहे हो कुछ और वोट दे रहे हो, इलीगल ग्रेटिफिकेशन ब्राइब, तो उसका एक मतलब ये हो जाए इट विल क्रिएट अ प्रेसिडेंट फॉर द एमपीस एंड दे वुड ओनली बी सीकिंग अ लाइसेंस टू इंडल्ज इन सच करप्ट प्रैक्टिसेस। तो मेजॉरिटी ओपिनियन यही वाला हुआ। तो ओवरऑल दिस कंक्लूड्स कि आर्टिकल 105 and 191 105 related to MP, 194 related to MLA. Supreme Court has held that if any member of parliament or MLA, member of legislative assembly, is indulging into a illegal gratification, taking the bribe for voting or speaking in the parliament, then the privilege, जो privilege immunity है, it will not protect them because it will amount to violation of Article 40, which grants them protection from the criminal jurisdiction and उनके ऊपर नहीं लगेगा तो फिर एक तरह से it will amount to erosion of the foundation of democracy. Overall, this is a highlight of the article. Next one. Regarding WTO continues struggle to foster free trade, free and fair trade. Several issues we have discussed, लेकिन वही बात है कि इंडिया इज टॉकिंग अबाउट अ परमानेंट स्टॉक होल्डिंग जो अभी तक नहीं हो पाया। परमानेंट स्टॉक होल्डिंग एंड परमानेंट सोल्यूशन टू द पीस क्लॉज जो नहीं हो पाया। दूसरा, इंडिया इज टॉकिंग अबाउट द कस्टम ड्यूटीज फॉर द ई कॉमर्स, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। देयर इज अ मोरेटोरियम ऑन द कस्टम ड्यूटीज ऑन ई कॉमर्स इन 1990s, वो अभी तक चल रहा है। इंडिया इज टॉकिंग अबाउट कि कंट्रीज रेवेन्यू है हर साल कम होते रहता है और एक
और जो बिग कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज है, दे डोंट पे टैक्सेस, तो टैक्स कितना जरूरी है। फिर दूसरा इंडिया बात करता है कि नॉन ट्रेड इश्यूज रेज नहीं होना चाहिए डब्ल्यूटीओ के अंदर में। फोर्थ, इंक्लूजन ऑफ द फिश सब्सिडीज फॉर द फिशरीज ऑल्सो। फिफ्थ, ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए डब्ल्यूटीओ के अंदर में। जैसे अभी चाइना ने ग्रुपिंग स्टार्ट किया था विद रिगार्डिंग टू इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट इन द डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया टॉक्स अबाउट कि डब्ल्यूटीओ इज अ कंसेंसस बेस्ड बॉडी, और अकोमोडेशन एंड नेगोशिएशन सबके साथ होना चाहिए रादर देन ग्रुप विद इन द ग्रुप। तो ओवरऑल इस बार भी कोई ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ डब्ल्यूटीओ का 13 मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में भी। जैसे बाली पीस क्लॉज हुआ था 2013 में, वैसे कुछ बिग सोल्यूशन या कुछ लैंडमार्क सोल्यूशन नहीं हुआ इस बार। कंटिन्यू। बेल लॉ, हमेशा जब बेल लॉ से बात होता है तो वी टॉक अबाउट द अंडर ट्रायल एंड देयर ह्यूमन राइट्स। Currently in India, 75% of the Indian population, prison population, are under trial. Key fact. And Indian prison stand at 118%. मतलब 100 जगह है तो 118 लोग हैं। ओवर क्राउडिंग के कारण क्या होता है? बेसिक नेसेसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसके बाद फिर डिग्निटी, उनका अपना ह्यूमन राइट्स, रहने का जगह है, वो सब इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कभी कभी नहीं होता है। तो इससे बात हुआ था कि देयर इज नीड फॉर द टाइम लाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ द बेल एप्लीकेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था परसों कि टाइमलाइन नहीं दे सकते, इट कैन नॉट बी डन फ्रॉम द जुडिशरी, क्योंकि हर एक जज डिफरेंट है, उनका प्रोसेस डिफरेंट है, उनका अपना कंसाइंस और वो इंटरप्रिटेशन लॉ, वो समय थोड़ा डिफरेंटली लेते हैं। तो अगर आप एक टाइमलाइन में जोड़ लोगे सभी जज को, तो इससे जस्टिस हैम्पर हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर आपको टाइमलाइन करना ही है तो देयर शुड बी अ पार्लियामेंट्री रूट, पार्लियामेंट्री थ्रू कर सकते हैं। मैंडेटरी टाइमलाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ बिल एप्लीकेशन, इनेक्ट अ सेपरेट लेजिस्लेशन। और दूसरा बात बोला गया कि बेल नॉट जेल शुड बी द नॉर्म। तो दो की हाईलाइट था, क्योंकि जो जेल है, देखा जाता है कि जेल भेजना आसान है, लेकिन हो सकता है कि दे आर इनोसेंट, और ये प्रोविजन अगर फॉलो नहीं होता इसका मतलब हो सकता है कि गिल्टी अनटिल प्रूवन। तो ये गलत है, इसलिए प्रिजम्पशन ऑफ द इनोसेंस इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। और जेल भर जाने से, ओवर क्राउडिंग से सोशियो इकोनॉमिक इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्बिट्री अरेस्ट के कारण जेल जा, फिर हरासमेंट ऑफ द पुलिस एंड जेल अथॉरिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग होते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक से आप बोल सकते हैं कास्ट स्ट्रक्चर भी है, जेल के अंदर में कास्टिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो से बर्डन होता है। कभी कभी देखा जाता है कि कास्ट के हिसाब से रूम में अलॉकेट किया जाता है अंदर में। तो ये बात होता है प्रिजन रिफॉर्म में, प्रिजन मैनुअल जो डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट, कि वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन रोकना चाहिए। अब इसमें एक डेटा है, फेयर ट्रायल प्रोग्राम। इसमें अंडर ट्रायल का बात हुआ था, जैसे 18.50 माइग्रेंट थे, 93 के पास एसेट नहीं था, 62% के पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं फैमिली से। तो देखा जाता है कि माइग्रेंट पॉपुलेशन है वर्नरेबल, एसेट नहीं है तो उनके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, डिपेंडेंट है, हाईली डिपेंडेंट, फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो ट्रॉमा रहेंगे, उनका मेंटल हेल्थ इशू रहेगा। तो ओवरऑल जो जेल में जो लोग रहते हैं, बोथ अंडर ट्रायल एंड कन्विक्टेड, तो मोस्टली 75% ऑफ पॉपुलेशन अंडर ट्रायल, तो उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। उसमें से हो सकते हैं बहुत लोग कन्विक्टेड नहीं होंगे, बहुत लोग उसमें से इनोसेंट होंगे, तो उनका लाइफ बर्बाद होंगे। इसलिए बेल शुड बी द प्रोविजन, नॉट जेल। और फिर यहाँ पे दूसरे हम्म, बोल वैसे चैलेंजेस इसमें।
हाँ, बेल बेल जो वर्ड है दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, तो इंडिया में देर इज नॉट प्रॉपर लॉ, नहीं एक डेडिकेटेड लॉ होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो वन द पार्ट ऑफ डिमांड्स। तो हम सिर्फ कैटेगराइज कर देते हैं ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में, बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो जो पावर है ऑफ ग्रांटिंग बेल दैट इज विद द मजिस्ट्रेट, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, एंड बेल इज सीन एज अ मैटर ऑफ राइट इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस ओनली। तो आप बेल पे रिलीज किए जा सकते हो अगर आप बेल बॉन्ड प्रोवाइड कर देते हो विद और विदाउट सिक्योरिटी। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, कॉग्निजेबल मींस कि पुलिस ऑफिसर्स आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट, तो वहां पे भी मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करते हैं कि क्या क्यों जो है इज इट फिट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल और नॉट। सो दिस इज वन थिंग, एंड तो सेपरेट लॉ होना चाहिए बेल के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, 2/3 जो प्रिजनर्स हैं दे आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, एंड एक इशू होता है फिर इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट की जाती है, तो अरेस्ट इट इज नॉट मैंडेटरी एंड मस्ट बी नेसेसिटेटेड, तो ये प्रोविजन फॉलो होना चाहिए। एंड तो आर्टिकल 20, 21, 22 ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो 20 तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट बाय stating that कोई भी individual person shall be convicted of any offense except for the violation of the law enforced at the time of commission of that act. 21 will now provide protection of life and personal liberty, and 22 is protection against arrest and detention. So you need to be informed of the grounds of arrest क्या हैं. Secondly, you need to you have the right to consult, be defended by a legal practitioner. Third, you have the right to be produced before a magistrate within 24 hours, excluding the journey time. And last, to be released after 24 hours, unless the magistrate authorizes further detention. तो even जो discretionary power है, this is not to be seen कि magistrate इसको uniformly और objectively use करते हैं. तो अल्टीमेट सोल्यूशन कहाँ पर है? तो 3 एरियाज यहाँ पे बात हुआ कि अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेल एक्ट आना चाहिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन होना चाहिए, बेल डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि करेंटली द पावर टू ग्रांट बेल इज बेस्ड ऑन द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। तो एक ड्यू प्रोसेस भी एक होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, बेल प्रोसीजर कि ऐसे आप जा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। दूसरा कि जो बेल डिनाइल होता है और फिर टाइमलाइन बढ़ाया जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक अलग से प्रोविजन होना चाहिए कि बेल जल्दी से मिल सके ऑन द बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस। तो ये 3 to 4 एरियाज है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड 2 to 3 पॉइंट। पहला कि ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर लिखा हुआ है कि दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जज, बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन जुडिशरी दैट इट वर्क्स not on the conscience, it works on the procedure established by law mentioned under Article 21 itself. So this is not the discretion, first of all. Yes, this is तो on the इसका बात हो रहा है established. पावर टू ग्रांट बेल, आर्टिकल 21 का बात नहीं हो रहा है यहाँ That पर, is है what कि I'm saying. बेल, That is इसमें what I'm कोर्ट saying. डिस्क्रिप्शन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ ईच केस। तो ये है। हाँ, that is what I'm तो कभी saying. कभी क्या होता है कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो एक, आप जो बोल रहे सही बोल रहे हो कि कि हर एक का डिफरेंट होता है केसेस, उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो होता है ना कि बेल डिनायल होता है, आगे आगे बढ़ा दो, सामने में दिख रहा है लेकिन कोर्ट के पास डायरेक्शन, जज बोलते हैं कि नहीं इसको टाइमलाइन इसको आगे बढ़ा दो बेल का। तो इसमें कुछ बेल एक्ट का बात होता है। कंटिन्यू। That is what I was telling, that in the bail provision, it is not the discretion of the judge, it is based on the litigation. आपकी जो मुकदमेबाजी कोर्ट के अंदर होती है उसके बिहाफ पर जो आप एस्टैब्लिश फैक्ट्स प्रूव करके दिखाते हैं, जो चार्जशीट पुलिस वाले फाइल करके दिखाते हैं, उसके बिहाफ पे आपको बेल मिलती है। लेकिन दिक्कत ये कि बेल जो है डिले होती है, तो उसकी दिक्कत जज के कंधों पर नहीं डाल सकते, वो कहाँ है, पूरे लिटिगेशन सिस्टम के अंदर। तो आप जो है यहाँ पर एक चीज मेंशन है इस आर्टिकल के अंदर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बेल मिलनी होती है लेकिन वो इस्टेब्लिश फैक्ट्स को पूरा नहीं कर पाते। अब बेल आपको किन किन चीजों पर मिल जाती है, या तो आप फाइनेंशियल सम सबमिट कीजिए, अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का आपके ऊपर केस लगा है तो आप जो है बेल का प्रोविजन होते हैं 5 से 10 लाख रुपए जमा करिए और आप देंगे, लेकिन आपके पास नहीं होते हैं तो आपको कैसे मिले। दूसरा ये होता है कि आप जुवेनाइल एक्ट के अंदर आपने कुछ कर दिया है तो आपके जानने वाले 3 या 4 लोगों से
उनके ग्रेजुएट लेवल तक के जो है रिपोर्ट्स मांग जमा होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, आपको देगा नहीं तो आपको बेल नहीं मिलती है। इसके अलावा विटनेस लिए जाते हैं, आप विटनेस प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो सारी चीजें जो है, इन चीजों के ऊपर, इन चीजों से अलावा बेल जो लॉ की हम बात करें, स्टैट्यूटरी प्रोविजन आना चाहिए। उसके अंदर ये होना चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पर वो ऐसा क्या प्रूफ करे कि उसको बेल मिल जाए, पहली चीज। दूसरा ये कि डिजिटलाइजेशन पूरा बेल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था शाहरुख खान के जो बेटे थे उनको जब अरेस्ट किया था बाय बॉम्बे पुलिस ऑन द चार्जेस ऑफ ड्रग्स, तो उनमें भी देखा था द कोर्ट ग्रांटेड बेल, लेकिन 2 दिन बेल जब पास हो चुकी है कोर्ट के द्वारा, उसके बावजूद भी जेल अथॉरिटीज ने उसको रिलीज नहीं किया। सेम केस हमें देखने को मिला डेली राइट्स के अंदर, जहां पर अ, एक लड़की थी, उसको जेल के अंदर रखा गया, बेल उसको मिल चुकी है 4 दिन पहले, लेकिन उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। तो एफिकेसी बढ़ाने के लिए आप डिजिटल प्रोसेस कीजिए, और बेल प्रोविजंस को भी अलग अलग जो कानून है, अलग अलग जो लैंग्वेज है, अलग अलग जो रीजन है, उनके हिसाब से बेल प्रोविजन को अकोमोडेट करके बेल प्रोविजन जल्दी से स्कैन करके उनको दीजिए, ताकि टाइमली उनका रिलीज हो, पुलिस उनको टॉर्चर ना करे। So obviously, I subscribe with both of your point that there should be a statutory law with various subsections which you people have mentioned. So this is gonna be the solution for this problem. You can continue. We have covered all the important things. रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज की बात करते हैं तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कोल्ड वॉर, तो उसमें कोरियन वॉर 1950s, व्हेन जो नॉर्थ कोरिया हैड अटैक्ड साउथ कोरिया, और उसके बाद कोरियन वॉर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यूएस को भी लगा था लास्ट में कि देयर इज अ इनगल्फिंग ऑफ द कंट्रीज इनटू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, तो उन्होंने सपोर्ट किया था साउथ कोरिया को, और नॉर्थ को चाइना और सोवियत यूनियन, उसमें रशिया सोवियत यूनियन थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। अल्टीमेटली देयर वाज अ ट्रीटी नेगोशिएशन और पीस साइन हुआ 1953 के अराउंड। तो ओवरऑल 38 पैरेलल लाइन वाज अ डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। उसके बाद से नॉर्थ कोरिया अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म पूरा का पूरा, तो उनका मॉडल पूरा हाईली सेंट्रलाइज डेवलपमेंट होते गया। 1978 आते आते साउथ कोरिया वाज वेरी स्लाइटली बैकवर्ड कंट्री, फिर धीरे धीरे वो जब पूरा अडॉप्ट कर लिए सोशलिस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका आ गया, तब इट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री एज अपोज टू नॉर्थ कोरिया। तो 78 के बाद से वन ऑफ द लीडर था नॉर्थ कोरिया विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट इन द एशियन कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया। लेकिन उसके बाद से फिर इट स्टैग्नेटेड, और क्योंकि उनका पॉपुलेशन हाईली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, उसके बाद फिर वो एक तरह से डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इट्स बेसिक एबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, एनर्जी सिक्योरिटी एक्सेट्रा। और उनका जो मैक्सिमम फंडिंग है वो डिफेंस में आता है, एम्प्लॉयमेंट मेजर डिफेंस में है, और दूसरा न्यूक्लियर फंड भी करते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अब आते हैं नॉर्थ कोरियंस एंड रशिया टाइज। तो प्योंगयांग, सियोल हो गए कैपिटल साउथ कोरिया के, प्योंगयांग हो गए नॉर्थ कोरिया के। इंडिया से टाइज जो नॉर्थ कोरिया का, इट इज वेरी बैलेंस्ड वन, ना एंटागोनिस्ट है ना ही बहुत सपोर्टिव है। बस एक इंडिया को इशू रहता है नॉर्थ कोरिया से कि वो न्यूक्लियर पावर है, तो न्यूक्लियर पावर है तो रिस्पॉन्सिबल यूज करना चाहिए। दूसरा कि नॉर्थ कोरिया हैकर्स, इट इज अ वेरी, वर्ल्ड में नॉर्थ कोरिया हैकिंग में लीड करते हैं, ईरान लीड करते हैं, इसराइल लीड करते हैं। तो इसलिए इंडिया में जो कुदन कुल्लम ऑफ मुंबई पावर ग्रिड में अटैक हुआ था, तो इट वाज ट्रेस टू द नॉर्थ कोरियन हैकर्स। तो इंडिया का स्टैंड रहता है कि कैसे कंट्री के साथ डील करें और उनके जो हैकिंग कैपेबिलिटीज, और बाकी सब इस जगह रिलेशनशिप में फूड एड, ग्लोबल साउथ, सब में एक तरह से कॉर्डियल रिलेशनशिप है नॉर्थ कोरिया के साथ इंडिया का। दोनों कंट्री बीच में बहुत ज्यादा वार्मर टाइज, आइडियोलॉजिकल अफिनिटीज, कम्युनिस्ट स्टेट थे, फ्लक्चुएशन हुआ, लेकिन प्योंगयांग इमर्ज अ की आर्म्स, एम्यूनेशन, आर्टिलरी शेल, कन्वेंशनल मिलिट्री सप्लाई टू मॉस्को यूक्रेन क्राइसिस में भी। फिर कंट्री है आउटकास्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये न्यूक्लियर पावर है, तो रशिया चाहता है कि नॉर्थ कोरिया सबको सपोर्ट करे ताकि लॉन्ग टर्म में उसको हेल्प मिले।
एनर्जी लिंक है, रशिया हैज क्रिएटेड की सप्लाई टू फ्यूल। अब ऐसे उसका ईस्ट डायरेक्शन में जो व्लादिवोस्टोक पोर्ट है वहां से फूड फ्यूल दे सकते हैं। फूड सिक्योरिटी इशू होता है तो फिर रशिया प्रोवाइड करता है, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है रशिया। मॉस्को परसीव एंगेजमेंट विद नॉर्थ कोरिया मीन टू इन्फ्लुएंस द बॉर्डर सिक्योरिटी लैंडस्केप नॉर्थ ईस्ट एशिया। अब इन्फ्लुएंस इसलिए करते हैं क्योंकि नेबर नेबर जो होते हैं मोस्टली दे क्लास राजा मंडल थ्योरी के अंदर में नेबर नेबर दोनों दोस्त नहीं हो सकते रियलिस्टिक पॉलिटिक्स का। तो रशिया चाहता है कि लॉन्ग टर्म में कि चाइना से बॉर्डर है तो उनके जो नेबर है नॉर्थ कोरिया उनसे दोस्ती बढ़ा सके। तो 2023 और 24 में देयर इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ बायलैटरल टाइज रशिया नॉर्थ कोरिया कोलैबोरेटर है। हर जगह में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते जा रहा है दोनों का। और जो जियोपॉलिटिक कन्वर्जेंस है विद रिगार्डिंग टू द एंटी यूएस एंटी ईयू और साइबर कैपेबिलिटीज बाकी जगह में इट इज गोइंग बियॉन्ड कनेक्शन। तो ओवरऑल 3 एरियाज पर बात हुआ। फूड सिक्योरिटी जो शॉर्टेज है नॉर्थ कोरिया में वो प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कि नॉर्थ कोरिया को लेजिटिमेसी देते हैं, रशिया बिग पावर है, अकेले तो पिराया स्टेट है नॉर्थ कोरिया इसलिए। एंड थर्ड इज कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। कंटिन्यू नेक्स्ट। Next, here we're talking about the vaccine related to cervical cancer. तो March 4th जो है, it is every year celebrated as International HPV Awareness Day. तो ये एक important fact है. If we go by the data, तो India में we are seeing कि cervical cancer second most common cancer after breast cancer, and 9 out of 10 women they are dying of cervical cancer. They are living in lower and middle income countries, or we can say developing countries. So HPV vaccine India में introduce की गई in 2008, but again this was not made a part of the universal immunization program. So अभी ये रिकमेंड किया गया है कि रिसेंटली अभी जो सर्वावैक वैक्सीन की हमने बात की बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का उसका पार्ट बनाया जाए, क्योंकि वी आर सीइंग कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर वाज डोमिनेटिंग, प्राइवेट मार्केट वाज डोमिनेटिंग, तो देयर वाज significant out of pocket expenditure जो cost हम बोल सकते हैं, तो it was not easily accessible or affordable to all of the population, and also there is less awareness. तो WHO का एक यहाँ पे रूल है 90-70-90। तो ये क्या बोलते हैं, तो 90% गर्ल्स दे मस्ट बी fully vaccinated with HPV vaccine by the age of 15. 70% women must be screened using a high performance screening test by the age of 35 and again by 45. And 90% of women detected with cervical precancerous lesions, they must receive treatment and care. तो यहाँ पे solution यही suggest किया जा रहा है, एक तो कि यूनिवर्सल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सब इसको पार्ट बनाना चाहिए। सेकेंडली प्रिवेंशन पे फोकस होना चाहिए, तो वहाँ पे अवेयरनेस कैन हेल्प। एंड सेकेंड स्टेज वुड बी अर्ली डिटेक्शन, तो उसमें टेस्टिंग फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो टेस्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द पैप स्मीयर्स टेस्ट। सो ये यहाँ पे एज अ सोल्यूशन सजेस्ट किया गया है। एंड apart from this, it would be helping in जो vaccination है preventing against 6 types of HPV. So there are like almost it is believed कि more than 200 strains of HPV, but the most dangerous ones are HPV 16 and 18, जिसकी वजह से cervical cancers हो सकता है। तो these are the important things from here. We can move to the next. इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑफ द डे। यहाँ पे पहले बात करेंगे स्टेजेस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेज वाज अबाउट द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इसमें फ्यूल क्या यूज किया गया, यूरेनियम 238 और फिजन बेस्ड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फिजन मीन्स की जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसमें न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वो न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है, उसकी वजह से वो डीस्टेबलाइज होता है एंड देन इट ब्रेक्स इनटू टू व्हाइल रिलीजिंग सम एनर्जी। तो उस एनर्जी को यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इसमें जो बाय प्रोडक्ट होता है फर्स्ट स्टेज में, तो यूज किया हमने यूरेनियम 238 फ्यूल, सॉरी इसमें बाय प्रोडक्ट निकलेगा प्लूटोनियम 239।
सेकेंड स्टेज की जब हम बात करते हैं, जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसमें ये आर्टिकल बोल रहा है कि वी आर वर्किंग अपॉन दैट, उस पर जो इनॉग्रेट किया गया है प्रोटोटाइप ऑफ द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विच इज एट द मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम तमिलनाडु में। तो वहां पे जो सेकेंड स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें जो फर्स्ट स्टेज से बाय प्रोडक्ट निकला प्लूटोनियम 239, उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा अलॉन्ग विद यूरेनियम 238 ऑल्सो। तो यहाँ पे दिस इज द सेकेंड स्टेज। एंड इसमें अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो ये हमने इस्टेब्लिश किया, दिस इज डायरेक्टली अंडर द लीडरशिप और चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम स्टेज 3 की बात करते हैं, तो स्टेज 3 इज थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। तो सिंस थोरियम इंडिया में वी हैव वी कैन से सेल्फ सफिशिएंसी, जैसे हम मोनाजाइट सैंड्स की बात करते हैं केरला में, तो विद दिस थर्ड स्टेज इंडिया के लिए क्रिटिकल है इन टर्म्स ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन द न्यूक्लियर एनर्जी। तो थर्ड स्टेज में हम अगेन प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं, इट इज कंबाइंड विद थोरियम 232। तो ये थर्ड स्टेज का फ्यूल होता है एंड इट रिएक्ट्स, एंड देन इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स आते हैं दैट इज लाइक बहुत मल्टीपल, लाइक सीजियम है, एक्टीनियम है, रेडियम है, रेडियम 228, 224 एंड थोरियम 230। तो एक तरीके से जितने भी ये सारे आइसोटॉप्स हैं रेडियो एक्टिव इन नेचर है, तो इनको मैनेज करना, इनकी हैंडलिंग एंड स्टोरेज एक चैलेंज है हमारे लिए। तो ये हो गया 3 स्टेजेस जो है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के बारे में, एंड रिसेंट डेवलपमेंट जो सेकंड स्टेज पे हो रही है। एंड इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, जो लूप डिजाइन दे रखा है, तो वी स्टार्ट फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंट्रोल रॉड्स हैं जो कि कंट्रोल करती है पेस ऑफ रिएक्शन को। तो जो सेकंड स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें हम लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं एज अ कूलेंट, ताकि जो हीट जनरेट हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि ऐसा होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो रिएक्शन है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, तो इसलिए कंट्रोल रॉड्स का वो फंक्शन होता है। देन फिसाइल कोर होता है, ब्रीडर ब्लैंकेट, बायोलॉजिकल शील्डिंग है, लिक्विड मेटल कूलेंट। तो लिक्विड सोडियम कूलेंट यूज किया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैम्बर, तो वहां पे हीट एक्सचेंज हो रहा है, जो हीट जनरेट हो रही है आउट ऑफ दिस फिजन रिएक्शन, एंड देन स्टीम इज ऑल्सो जनरेटिंग। तो इस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो अगर हम बात करें इंडिया का जो सेकेंड स्टेज रिएक्टर और उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई, इसमें वी सी, तो it was established in 1977 से we are working upon this, but since because of the operation Smiling Buddha इंडिया के ऊपर sanctions impose कर दिए गए, तो जो actually हमें fuel use करना था enriched uranium, वो हम use नहीं कर पाए, and that's how even जो efficiency है that got impacted. देन 2006 में हम बात कर सकते हैं इंडिया यूएस जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई, तो उसके थ्रू थोड़ा सा बूस्ट मिला। तो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज जो फ्यूल डिपेंडेंसी है वो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। जैसे हमने देखा कि यूरेनियम 238, तो इंडिया में वी आर नॉट गेटिंग दैट, तो कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस, वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। तो थर्ड स्टेज इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रिलायंस, जो थोरियम की बात करी। फिर हम बात करेंगे, ये पूरी 3 स्टेजेस हो गई। अभी रिसेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो ये कि वी कैन से कि न्यू इन्वेंशन है, तो इनका क्या बेनिफिट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। तो फर्स्टली इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट इज 3 मेगावाट, और अगर हम बात करें सेकंड स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, तो उसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट्स। तो स्मॉल ब्रीडर रिएक्टर्स नेम से क्लियर है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कंपैरेटिवली लेस होगी, बट एडवांटेजेस ये है कि विल बी रिक्वायरिंग लेस लैंड, विल बी लाइक ये ज्यादा सेफ कंसिडर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स features and the way it operates. Cost is also less, time by repurposing is also less, and infrastructure in the brownfield sites. So brownfield investments, जैसे हम बात करते हैं distinct between brownfield and greenfield, तो small modular reactors they can work with even low enriched uranium. तो India imports it from US, or जो agreement that is 123 agreement with the US as far as the import of this low enriched uranium is concerned. And India में we are having an act also, law है Atomic Energy Act of 1962, जहाँ पे it states कि private sector participation is important under the oversight of जो
रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, तो इसको भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी पार्ट ऑफ डिबेट है कि रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो इट शुड बी मेड स्टैट्यूटरी सो दैट इसको और इनसे ऑटोनमस पावर्स मिले। एंड देन अगर हम बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सेफ हैंडलिंग की बात करते हैं, तो इवन वो एक कंसर्न है। स्पेसिफिकली जब हमने देखा कि जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ 2011 में, तो उसकी वजह से कंसर्न्स